नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे एडवोकेट अभिनव शर्मा, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। अभिनव जी, आपका स्वागत है। और अब ये एक परसेप्शन बनाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों 400+ की डिमांड कर रही है। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक ये कह रहे हैं कि संविधान को बदलने के लिए ऐसा डिमांड की जा रही है, और अलग अलग जगहों से इस तरह की स्टेटमेंट्स भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी दे रहे हैं। हम 2/3 बहुमत क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें संविधान बदलना है, कुछ बड़ा करना है। देखिए विनोद जी, ऐसा है, जब से संविधान बना है तकरीबन 74 साल 75 साल हो रहे हैं, राइट। तो ये इसमें संशोधन, अमेंडमेंट या तरमीम 150 बार से ज्यादा हो चुकी है जी। और संविधान के रचयिता जो हैं, जो फाउंडिंग फादर हैं, जी जिस कमेटी के चेयरमैन जी भीमराव अंबेडकर जी थे, जी अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट सुने जी, तो उसमें डिबेट में बार बार ये रिपीट हो रहा था। कुछ लोग इस पक्ष में थे कि इसमें एक ऐसा प्रावधान रखा जाए कि इसमें कोई अमेंडमेंट हो ही नहीं सकती, राइट। लेकिन उन्होंने कहा अगर ऐसा प्रावधान रखा तो ये सबसे बुरा प्रावधान होगा, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो स्टैटिक नहीं रह सकती। जो कंट्री 1947 में था, आज वो भारत नहीं है। तब की जरूरतें अब नहीं रही, अब की जरूरतें तब नहीं थी जी। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये स्टैटिक नहीं है। समय के साथ साथ, जरूरतों के साथ साथ इसमें बदलाव हुआ, और मेरा भी अपना यही मानना है। हालांकि 400 पार का संविधान के संशोधन से कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल 368 जो कहता है उसमें तो मेजॉरिटी चाहिए जी, इधर भी चाहिए, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। और संविधान में अमेंडमेंट के लिए विधानसभा से भी कंसेंट होती है, उनका भी राइट उनके भी नंबर होते हैं जी। लेकिन 400 पार का जो नारा भाजपा का है, उसका संविधान के संशोधन के साथ, अमेंडमेंट या तरमीम फिर ये कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक क्यों ऐसा कर रहा है? ये पब्लिक के बीच में ऐसा मैसेज क्यों, संदेश क्यों दे रहा है? देखिए, कांग्रेस हर वो कदम उठा रही है या हर वो बयान दे रही है जो देश को कमजोर कर रहा है जी। कांग्रेस की शुरू से सियासत और पॉलिसी दो तरह की रही है। एक, देश में अगर लिटरेसी रेट बढ़ गया तो कांग्रेस का वोट बैंक कम होगा। यस, ये एक कन्वेंशनल पॉलिटिशियन की एक अप्रोच होती है यस, कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग अगर ज्यादा पड़ गए मेरे से तो कहीं मेरी जगह कोई और लीडर ना आ जाए। राइट। ठीक, वही इलेक्शनों में कंबल बांट दिए, राशन बांट दिए। दूसरा, समाज को, देशवासियों को बांट के राजनीति की है कांग्रेस ने हमेशा ही। लेकिन वो आप पर आरोप लगाते हैं देखिए कि पोलराइजेशन, विभाजन की राजनीति। उनका तो स्लोगन यह है कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक वो विचारधारा जो जोड़ने की बात करती है, एक वो जो विभाजित करने की बात करती है। देखिए विनोद जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं जी। आपने कभी देखा भाजपा का कोई भी लीडर, मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूं जी, जो डबल अप्रोच रखता हो पब्लिक में? अगर वो मंदिर जाता है तो वो जाता है, अगर वो भगवा पहनता है तो पहनता है, मंदिर में भी पहनता है, कैंपेनिंग के दौरान भी पहनता है और समाज में भी पहनता है जी। ठीक। अगर वो नहीं पहनता है टोपी तो नहीं पहनता है। जी। लेकिन कांग्रेस की अप्रोच, आप बाकियों को छोड़िए, सोनिया गांधी देख लीजिए, प्रियंका गांधी देख लीजिए, और फॉर दैट मैटर आप राहुल गांधी देख लीजिए। अगर हिंदुओं में जाना है तो भगवा धागा बांध लेंगे, क्रिश्चियन में जाएंगे तो उतार लेंगे, मुस्लिम में जाएंगे तो उतार लेंगे। वो कई जगह सेकुलर शब्द, कई जगह तो इन्होंने अपनी पार्टी का झंडा भी पीछे उठाया, क्योंकि वो समाज उस झंडे के साथ नहीं बैठना चाहता था जी। कई जगह वो पीएफआई की जो पॉलिटिकल एक विंग बना है जी, उनके साथ भी बैठे।
तो दोहरे मापदंड भाजपा में नहीं है। जो कहना है वही करना है जी। और जो कहना है वो समाज के हित में कहना है, और समाज में सारी जातियां और सारे धर्म आते हैं। जी। कांग्रेस ऐसा नहीं करती, कांग्रेस डिवाइड करती रही है हमेशा। मुझे एक चीज बताइए, एक बार जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई 93 या 94 में, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो संविधान में नहीं है, वो संविधान में जी नहीं है। जी। रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, संविधान में अमेंडमेंट हो गई, रिजर्वेशन इन प्रमोशन दी गई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक और अमेंडमेंट की गई, रिजर्वेशन इन प्रमोशन अलॉन्ग विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। वो कैच अप एक रूल होता था, उसको जी। खत्म करने के लिए अमेंडमेंट देश हित में, देशवासियों के हित में करना जरूरी होती है। हाँ, अगर जैसे आपने बताया 150 मरतबा हो चुका है। ठीक जी। अगर देश हित में और भी अमेंडमेंट्स अगर करनी है तो उसके लिए जो कांग्रेस के लीडर लोकसभा में या राज्यसभा में होंगे वो भी तो अपना मत रखेंगे, वो भी अपना मत रखेंगे। अब 400 का नारा जो जिससे आप जोड़ रहे हैं, ये कांग्रेस देशवासियों को डराना चाहती है कि अगर आपने भाजपा को 400 से पार किया तो पता नहीं ये कौन कौन से संविधान में बदलाव कर देंगे जो आपके हित में नहीं होंगे। मतलब डराने की राजनीति, जी। मतलब अपनी राजनीति के लिए देशवासियों को ये डराने के लिए भी तैयार है। जी। ठीक। लेकिन अभिनव जी, आज इन्होंने नया टर्म यूज किया है कि बीजेपी डीपीए विरोधी है। दलित, पिछड़े और आदिवासी 3 लोगों के विरोधी है। नया टर्म आज ही। देखिए विनोद जी, अगर भारतीय जनता पार्टी डीपीए दलित, पी पिछड़े, पिछड़े, ए आदिवासी, आदिवासी जी, अगर इनके खिलाफ होती, मैं पहले डी के साथ चलता हूं। डी के साथ मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ कोई रिजर्वेशन में फेरबदल किया? नो। नहीं किया। ठीक। अगर आप देखें आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के समय में कितने दलित लोग उच्च स्थानों पर बैठे? पिछड़े, ओबीसी, वो भी आप हाँ, जी। पिछड़ों पे आ जाता हूं, ओबीसी जी पे। जी प्रधानमंत्री क्या है? जी। आगे सुनिए। बहुत सारे जम्मू चीफ कश्मीर मिनिस्टर- में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं थी। जम्मू कश्मीर एक वाहिद रियासत थी जिसमें ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं थी। ओबीसी था ही नहीं। था ही नहीं, ओएससी था। जी, जी। अदर सोशल कास्ट रिजर्वेशन कितनी? 1% की 2%। जी बाकी देश में कितनी? 27%। जी अब हम 14% से जितनी भी देने जा रहे हैं जी उस पर भी कुछ लोग प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं जी। लेकिन वो एक कमीशन की रिकमेंडेशन होती है, पॉपुलेशन के आधार पे परसेंटेज होती है जी लेकिन मिल तो रही है ना ओबीसी को अब जम्मू कश्मीर में भी। जी। अब देखिए आगे, आदिवासी, मैं इसको ट्राइबल के साथ जोड़ता हूं। अब जो फॉरेस्ट एक्ट जिसके अंडर गुजर बकरवालों को जमीन के अधिकार थे, जम्मू कश्मीर में ला नहीं था, वो एप्लीकेबल नहीं था। वो कब एप्लीकेबल हुआ? 370 की एब्रोगेशन के बाद। अगर भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल्स के, आदिवासी के विरोध में होती तो क्या 370 जब तोड़ा तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना जम्मू कश्मीर में। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 3 शेड्यूल्स हैं। एक शेड्यूल में वो एक्ट हैं जो जम्मू कश्मीर के लॉज खत्म हो गए, वो डिटेल है। दूसरे में जो सेंटर के अप्लाई हुए। तीसरे में जो जेएंडके के लॉज प्रोटेक्ट हुए विद सर्टेन अमेंडमेंट्स। जी। तो चाहती अगर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में चाहती तो वो सेंट्रल लिस्ट के जो लॉज एप्लीकेबल हुए उसमें से वो एक्ट हटा सकती थी। लेकिन अभिनव जी, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक तो पिछड़े विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, और उसके बाद ये संविधान के लिए खतरा है, संविधान बदल देंगे। तभी तो मैं बार बार
मैं ही नहीं, सारे ही कहते हैं, प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना, हर एक बात के पीछे मतलब होता है। जब उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ, ठीक जी, तो करके दिखाया ना, करके दिखाया ना। इसलिए वो बार बार हर मंच से कहते हैं कांग्रेस का आधार झूठ पे और रिश्वतखोरी पे है। जी, देखिए, हमारे देश में एक कानून बना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, राइट। विनोद जी, बड़ी एक ध्यान से सुनने वाली चीज है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कि अगर सरकारी मुलाजिम कोई करप्शन करता है तो उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर एफआईआर लगेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, चलान चले जाएगा एंटी करप्शन कोर्ट में, जी, सेंट्रल गवर्नमेंट मुलाजिमों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में। अब उसमें सिर्फ सरकारी मुलाजिम नहीं, एक प्राइवेट बिजनेसमैन या कॉन्ट्रैक्टर जो उसके साथ कंस्पायर करता है, जी, कॉन्स्पिरेसी करता है, वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। जी, और इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसको आजकल आप एसीबी बोलते हैं, जी, एंटी करप्शन ब्यूरो। भारत एक जम्मू कश्मीर या भारत की कई रियासतों में वाहिद ऐसे कानून बने थे कि विजिलेंस के ऊपर भी, उनके ऊपर भी चेक रखने के लिए कि क्या उनके ऑफिसर कहीं करप्शन में मुलविस तो नहीं है, विजिलेंस कमीशन एक्ट बना। जी, मतलब देशवासियों को इतना करप्ट कर दिया कि जो करप्शन के ऊपर जो पहरेदार बिठाए हैं उनके लिए भी कानून बनाना पड़ा। जी, तो अब इस देश को संभालना कोई आसान काम नहीं थी। ये अभिनव जी, आपने कहा कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो करते हैं, लेकिन अजीत पवार के मामले में उन्होंने कहा था कि ये जाएंगे जेल में, चक्की पीसेंगे, करप्ट, और उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अशोक चौहान के बारे में भी कहा था आदर्श घोटाला है। क्या है, अब मुझे लगता है कि आप कांग्रेस मुक्त भारत नहीं पार्टी, आप कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बन गई है। देखिए, ऐसा है, मैं भी बड़ी बार बयान सुनता हूं, कांग्रेस के ही हमारे लोग, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, हमारे दोस्त भी हैं कांग्रेस में, ऐसी बात नहीं है, कहते हैं जी भारतीय जनता पार्टी में एक वॉशिंग मशीन है। हाँ, ये कहते हैं ना, नया टर्मिनोलॉजी है, वॉशिंग मशीन। एक साल से टर्मिनोलॉजी इन्होंने अडॉप्ट की है, चल रही है। वॉशिंग मशीन नहीं है, एक कल्चर है। कल्चर है, कार्य प्रणाली में फर्क है, काम करने के तरीके में फर्क है। देखिए, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, जैसे ही कोई दूसरी पार्टी से भाजपा में आता है, आप यकीन माने उसको कुछ समय लगता है वहां सेटल होने में, क्योंकि विचारधारा ही अलग है जी, कार्य प्रणाली अलग है, काम करने का तरीका अलग है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हालांकि मैंने कभी कोई पहले पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की जी, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब कोई दूसरी पार्टी से भाजपा में आता है, उसको सेटल होने में टाइम लगता है, सिस्टम को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, सेम व्यवस्था को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, वर्किंग कल्चर को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। जब टाइम लगता है तो उसका मतलब है फर्क है। जी, आप भी तो डिस्कस करते हैं कई बार, राइट राइट राइट। तो अगर फर्क है तो कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस। जी, तो जब दूसरी सोच से लोग इस पार्टी में आते हैं तो वर्चुअली एक वॉशिंग मशीन वाला काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। जी, लेकिन आपने तो 15 चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जी अपनी पार्टी में शामिल कर लिए, और मैक्सिमम कांग्रेस के। उनको पता लगा कि हम तो देश हित में नहीं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं जी। अब उनको प्लेटफॉर्म मिला अपनी मर्जी की बात करने का, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद खुल के बात करने का। हमारे श्यामलाल शर्मा जी नहीं कहते थे कांग्रेस में, बनी में बसोली में बयान दिया था उन्होंने, हाँ, यस, कि दम घुटता है। हाँ, दम घुटता है। जम्मू का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकता, जम्मू का प्रेसिडेंट हिंदू चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकता। जी, जी। और वो वाहिद इंसान था जो मैं कांग्रेस के कुलीग से सुनता हूं, अपने दोस्तों से, कि वो जब असेंबली में जाता था तो जय श्री राम के नारे लगाता था। जी, सुना तो यही है जी। तो अगर मैंने एक बार, अब मैं नाम नहीं लूंगा एक लीडर का, 2008 में जब अमरनाथ लैंड रो हुआ तो जेके चैनल का ऑफिस डगियाना में हुआ पार्क के साथ। यस यस। एक मेरे कांग्रेस के दोस्त जो अब काफी बुजुर्ग हो गए हैं, तो मैं तो उस टाइम किसी पार्टी में था नहीं, मैं बार का जनरल सेक्रेटरी था, तो हमारी उस इश्यू पे डिस्कशन हुई। वो इतना मतलब
खिलाफ बोले इस एजिटेशन के, लेकिन जब बाहर आए कहते मजबूरी थी, अदरवाइज घुटन हो रही है इस पार्टी में। जी। तो कहने का मतलब यह है, जो आप मुझे कह रहे हैं कि 10-15 चीफ मिनिस्टर आगे, वो उनको घुटन हो रही थी वहां पे, वो देश हित में बात नहीं कर पा रहे थे वहां पे। अभी कुछ नहीं, लोग, उनका तो ये कहना कि साम दाम दंड भेद आप सब इख्तियार करते अभी हैं, एक कुछ नाम लोग- पे 356 अभी कुछ लोग जो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए हैं या नहीं, गए थे, नहीं, या गए थे, या गए थे कांग्रेस के, उनको निकाल दिया कहीं, उनको निकाल दिया गया, जो नहीं गए थे। तो फिर जी जी जी। तो अब दम तो घुटता है। अगर मुझे कोई कहेगा कि आप हमारी पार्टी में तब आ सकते हैं आप राम के मंदिर नहीं जाएंगे, तो दम तो घुटेगा मेरा। जी। तो मैं दम घुटने वाली पार्टी में क्यों जाऊंगा? तो ये एक बड़ी सिंपल सी चीज है। लेकिन वो अलग परिभाषा में बोलते हैं, उनका कहना है कि ये साम दाम दंड भेद सब पहले ईडी, जो इनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, आईबी हो, जितनी भी एजेंसीज हैं, उनका प्रयोग करते हैं, दबाव डालते हैं, फिर उनको मजबूर करते हैं कि आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, कोई मजबूर किसी को नहीं करता, ठीक? होता क्या है, जिसने कोई गलती की हो तो वो ईडी से डरेगा या सीबीआई से डरेगा। आपने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो क्यों डरेगा? लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी के पास खिलाफ ईडी लगी थी या सीबीआई लगी थी और उसके बाद उसने भाजपा ज्वाइन की तो ईडी और सीबीआई का केस क्लोज हो गया? कोई एक उदाहरण दीजिए। अगर चल रहा था तो वो चल रहे हैं, अगर वो केस ज्वाइनिंग से पहले चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं। जी। तो इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो तो ईडी आपके पीछे नहीं लगेगी या सीबीआई आपके पीछे लगेगी, ऐसी कोई बात नहीं। जी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी की किरकिरी हुई है। कोर्ट ने जब कहा कि ये असंवैधानिक है, तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो फैसला, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने जो फैसला लिया था, उस पर सवाल उठा। देखिए, ऐसा है, भाजपा पे कोई सवाल नहीं उठा। इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस पार्टी को नहीं गए? कांग्रेस को 1324 करोड़ रुपया मिला है, टीएमसी को गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आए, ठीक? 37% बीजेपी को मिले, बाकी हाँ। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होनी चाहिए और इनका एंड यूज क्या है, यह कहा है। गैर संवैधानिक उस तरीके से नहीं कहा जी, लेकिन इसमें यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस पे कोई ऑब्जर्वेशन दी तो उससे भाजपा हिट हुई है, ऐसी बात नहीं है। भाजपा ने तो कभी नहीं कहा कि हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं आए। कुछ पार्टीज जो क्लेम कर रही थी कि फैसला जल्दी होना चाहिए, सिर्फ भाजपा के पास ही आए हैं, ये उल्टा उनको काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ है। जी। कितने पार्लियामेंटेरियन थे भाजपा के? 303। तो कर लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए, उस हिसाब से सबसे ज्यादा किसके पास गए? जी। टीएमसी के पास गए, टीएमसी के पास सबसे ज्यादा गए। तो ये बात कहना कि इससे भाजपा को कोई झटका लगा, ऐसी कोई बात नहीं। जी। लेकिन कहीं ना कहीं आप सनातन के समर्थक हैं और आप के ही जो रिकॉर्ड हमें मिले हैं कि बीफ का कारोबार करने वालों ने आपको भी बॉन्ड्स दिए हैं। ये ऐसा कोई डाटा पब्लिक डोमेन में आया नहीं है। जी। ऐसा कोई डाटा पब्लिक डोमेन में आया नहीं है। ये तो मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूं। जी। अगर है ऐसी बात तो आप मुझे एनलाइटन कर सकते हैं। जी। मैंने तो कोई ऐसा पब्लिक डोमेन में डाटा देखा नहीं। जी। ठीक, तो अगर बाय द वे सपोज मिस्टर ए कोई बीफ का कारोबार करता है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं बेचता है, तो जिसके पास जाते हैं उसको पता नहीं है बीफ का काम करता है। पहली बात तो मैं आपसे मैं क्वालिफाई कर रहा हूं, ऐसी डिटेल कोई पब्लिक डोमेन में नहीं आई नहीं जी। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ऐसा इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी में नहीं आए होंगे। जी। नहीं आए होंगे। जी। लेकिन प्रधानमंत्री एक इंटरव्यू में अभी भी कह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक अच्छा तरीका है जिससे पारदर्शिता रहती है, पता चलता है कि पैसा आया कहां से, गया कहां से और किसने दिया। सर, ये दिस इज द लीगलाइज्ड मोड। सपोज अगर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होंगे तो इलेक्शन में पैसा खर्च होना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जी। आपको पता है इलेक्शनों में कैसे पैसे खर्च होते हैं।
गाड़ियां भर भर के रातों को जाती थी। जी ये पुलिस के नाका क्यों लगते हैं रात को ज्यादा इलेक्शंस में? जी क्यों लगते हैं ज्यादा? कोई क्राइम कोई दूसरा तो ऑल ऑफ ए सडन नहीं बढ़ता। नहीं जी ये वही क्राइम होता है, इलीगल मनी ट्रांजैक्ट होती है बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्शंस में। आप देखो कितने छापे बजते हैं, कितना पैसा पकड़ा जाता है। तो इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो भी गाइडलाइंस आएंगी या इंप्रूवमेंट होगी वो पब्लिक हित में होगी कि जो भी पैसा लगेगा उसका पूरा लेखा जोखा कानूनी किताबों में होगा। जी अभिनव जी, आप ही के टेन्योर में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है, एक तो कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ रहा है कि आप चुनाव करवाइए, और यूनाइटेड नेशन कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा है इंडिया में, भारत में। ये पहली। विनोद जी, ऐसा है, किसी के इंटरनल इश्यूज पे कोई भी देश टिप्पणी नहीं कर सकता। जहां तक इलेक्शन की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं वो अपनी जगह पे बैठी हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक, उनकी जवाबदेही है कि इलेक्शन कब करवाने हैं। एटमॉस्फेयर, सर्कमस्टांसिस, इंटरनल इनपुट्स, एजेंसीज की इनपुट्स सब लेके उन्होंने अप्रोप्रिएट टाइम पे इलेक्शन करवानी है। और कल आपने सुना देश के गृह मंत्री कह के गए हैं कि बड़ी जल्दी इलेक्शन होंगे। 12 अप्रैल को सुना आपने उधमपुर में देश के प्रधानमंत्री कह के गए हैं कि हम जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएंगे, स्टेटहुड का और स्टेटहुड भी रेस्टोर करेंगे, जी, राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन यूनाइटेड नेशन का इंटरवेन करना ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। देखिए, ऐसा है, यूनाइटेड नेशन में लोग मूव करते हैं, कंट्रीज मूव करती हैं और उस पर चर्चा होती है। लेकिन यह नहीं कि यूनाइटेड नेशन ये कह सकता है कि आप इलेक्शन करवाइए। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है। नहीं, उनका कहना है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। डेमोक्रेसी तब खतरे में थी जब अलगाववाद पूरे चरम सीमा पे था। डेमोक्रेसी तब खतरे में थी। अब अलगाववाद कम हो रहा है तो डेमोक्रेसी रिवाइव हो रही है। तो यूएनओ का मतलब लोगों का यह कहना कि डेमोक्रेसी खतरे में है, मुझे बताइए, डेमोक्रेसी तब खतरे में होती है जब इलेक्शन, जब कैलेंडर का शेड्यूल जो था वो क्या बोलते हैं उनको, सेपरेटिस्ट बनाते थे। जी जी जी। और वो कैलेंडर ओपनली पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट होता उसी के मुताबिक काम चलता था, बाजार और पथराव होते थे। जी, ठीक, हमारे आर्मी ऑफिसर्स पे, जवानों पे गोलियां चलती थी। लाल चौक पे आप सांस ही ले सकते थे जाके। जी। डेमोक्रेसी तब खतरे में थी या आप खतरे में हैं? जी। अब आप शाम को, अगर आप कश्मीर में शाम को 7 बजे के बाद घूमेंगे ना, अब आपको कश्मीर मुंबई सिटी जैसा लगना शुरू हो गया। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं पिछले 10-15 बार जब लास्ट फ्लाइट पे गया तो एयरपोर्ट से मेरे होटल में जाने तक शाम को मुझे कश्मीर वो वाला कश्मीर नहीं लगता। ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई दिल्ली मुंबई की एक पॉश लोकेलिटी से हम निकल रहे हैं। अब मुझे एक सवाल आपसे बनता है, फिर क्या वजूहत है कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, इवन कांग्रेस भी ये कहती है कि पकड़ धकड़ हो रही है, युवाओं को अंदर किया हुआ तभी स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, सारा यूथ आपने बाहर के राज्यों की जेलों में बंद करके रखा हुआ है। अगर मान लेते हैं आपकी बात सच्चाई है तो ये कैसे पॉलिटिशियन है, ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने ही कश्मीर में अमन नहीं चाहती है? मैं अभी आपके पास आने से पहले किसी टीवी चैनल पे टीवी न्यूज़ देख रहा था, तो वहाँ पे एक लड़का जो पहले कुछ हद तक उग्रवाद में शामिल था, अब उसने रास्ता छोड़ा है, उसका इंटरव्यू आ रहा था। वो बयान दे रहा था कि पथराव में मैं भी शामिल होता था और कश्मीर की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पैसे देके पथराव करवाती थी। अब वो पार्टीज जिन बच्चों का उन्होंने फ्यूचर खराब किया, खुद उनका फ्यूचर खराब किया और खुद उनके लिए सिंपैथाइज कर रहे हैं। मतलब ये कहना चूंकि लोग अंदर ठोक दिए तो पथराव बंद हो गया। जब पथराव भी आप पैसे देके करवाते थे, वो पैसे की सप्लाई बंद हो गई जी, पथराव बंद हो गया जी। अंदर कितने लोग होंगे? 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 बच्चे पथराव करते थे, हजारों की संख्या में।
जब सप्लाई बंद होती है, आपकी गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी तो गैस पे खाना तो बनेगा नहीं। तो ये पैसों की सप्लाई से पथराव करवाते थे, जो सप्लाई पे रोक लग चुकी। जी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं आप एजेंसी से मिल करके या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलकर। ये कांग्रेस का आरोप है, उनका कहना है कि हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, हमें अपनी एक्टिविटीज़ करने नहीं दी जा रही हैं, सिक्योरिटी हमें नहीं दी जा रही। बीजेपी के मोहल्ला प्रेसिडेंट को भी 2-2 PSO दिए गए हुए हैं। देखिए ऐसा है, पहले मैं सिक्योरिटी की बात करता हूं। आज उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मेन कैंडिडेट्स कौन कौन हैं? लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपको पता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कौन सी कैटेगरी है सिक्योरिटी की? जी, कौन जी। सी? जेड जेड की जेड प्लस जो भी बोलते हैं। जेड। लाल सिंह की भी वही है, लाल सिंह की भी वही है। सर ये पार्टीज ने सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करनी होती, सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी इनपुट्स लेती हैं। अब अगर मुझे सिक्योरिटी की थ्रेट ही कोई नहीं है तो मैं कहूंगा जी मुझे 4 PSO दे दो। अगर मुझे है ही नहीं उनके मुताबिक, उनकी असेसमेंट के मुताबिक, आपको पता है एक कमेटी बैठती है। अब जो हमारे प्रोफेशन में ही जो एडवोकेट जनरल होता है उसके पास पायलट होता है, 2 PSO होते हैं, गार्ड्स होते हैं, लेकिन जब उतर जाते हैं उस पोस्ट पे तो 1 PSO रहता है। अब ये कहना, ये बेसिकली सिक्योरिटी हिंदुस्तान में एक स्टेटस सिंबल बन गया है जी। यहाँ पे कईयों के सिक्योरिटी गार्ड्स तो जो PSO जो मिले हैं, मैं देखता हूँ सब्जी खरीदने जा रहे होते हैं सब्जी मंडी में, लोग बावर्ची का काम करवाते हैं कईयों से। तो सिक्योरिटी एजेंसीज के पास अपनी इनपुट्स होती हैं जी, जितनी उनको जरूरत होती है वो देते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो हमने एक सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि ये मैक्सिमम शिकायतें यही आई हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। ये DDC के चुनाव की बात कर रहे थे कि DDC में हमें ये दिक्कतें पेश की हैं हमने। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब वो वेरी करेगा। अगर उसी समय असेंबली के चुनाव होते तो तब इनको वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाना था, क्योंकि असेंबली के चुनाव उस टाइम भी मांग रहे थे ये जी। और DDC के बायकॉट किए जी, BDC के किए थे शायद। BDC के बायकॉट किए, हाँ DDC के कंटेस्ट BDC बायकॉट किए। जी। बाद में रियलाइज हुआ नहीं, गलती हो गई, कहीं अपने लोग ही फिट करें जो बेकार घूम रहे थे, फिर DDC के कंटेस्ट किए जी। तब लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया। BDC और DDC के इलेक्शन में कितना गैप था, खींच के 1 साल का जी, खींच के 1 साल का। तो ये कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये सारी बातें, इनका कोई बेस नहीं है। जी। अभिनव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।